हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज के इस वीडियो में हम आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर एग्जामिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं। डीईपीआर एग्जामिनेशन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च के लिए होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स एमए इकोनॉमिक्स करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में करते हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इस एग्जामिनेशन 3 फेज़ में होता है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड इंटरव्यू। उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप उसकी तैयारी करें एक टॉपिक को लेके, और बेसिक मतलब जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको करंट अफेयर से लिंक करके भी देखेंगे। जैसा कि आप टॉपिक में देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन इंडिया, और उससे रिलेटेड क्या डेटा, टूल्स एंड चैलेंजेस, ये 3 चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। और इसको फोकस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, किस टाइप से आपको उसको अप्रोच करना है। तो हम एग्जैक्टली क्वेश्चन आंसर नहीं खेलेंगे, बट हम चीज़ों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप डीईपीआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने हमेशा ये सुना होगा कि एक आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी होती है वैसे आरबीआई के लिए मॉनेटरी पॉलिसी होती है। अब इसका ट्रांसमिशन को लेके सवाल रहते हैं। पहले क्या है, ट्रांसमिशन क्या है वो भी समझेंगे, किस तरह से होता है वो भी समझेंगे। ठीक है, सो व्हेन आरबीआई स्पीक्स द इकोनॉमी लिसन्स। अभी अच्छी लाइन लिखी थी तो मैंने आपके लिए लिख दी। समटाइम्स मतलब जब आरबीआई बोलता है, आरबीआई कुछ करता है तो देश की इकोनॉमी सुनती है। यहाँ पे लिखने का कहने का मतलब ये है। समटाइम्स का मतलब क्या है कि जो ट्रांसमिशन जब कभी नहीं हो पाता है, मतलब आरबीआई कुछ सोच के कोई पॉलिसी लाता है और वो इंप्लीमेंट आगे नहीं हो पाती, उसी को हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं हुआ। अब डीईपीआर जो आपका एग्जाम होता है वो क्वेश्चंस उसमें आते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं, आरबीआई के रेट चेंजेस के ऊपर आते हैं। हर 2 महीने में आपको पता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी है। वो मीटिंग होने पर रेट या तो डिसाइड होता है, चेंज होगा, या फिर स्टैटिक ही रहता है। तो उस हिसाब से कैसे वो अफेक्ट करता है रियल इकोनॉमी को, वो डीईपीआर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब जैसे की बात है, आप आरबीआई में एंटर होना चाहते हैं जॉब के लिए, तो आरबीआई से रिलेटेड सवाल आना तो मतलब एक्सपेक्टेड है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि हाउ रेपो रेट चेंजेस इन्फ्लुएंसेस लैंडिंग रेट्स, क्रेडिट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ एटसेट्रा। मतलब कैसे आरबीआई जो भी रेट अनाउंस करता है उससे क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या रेपरकशन होंगे, और क्या पॉजिटिव चेंजेस होंगे। अगर उसमें लैग आता है, इनकम्प्लीट रहती है और एसिमेट्रिक रहती है, तो इंडिया की जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन की पजल है वो ही मेन प्रॉब्लम का कारण है। आरबीआई की जो पॉलिसी होती है इज लाइक प्रेसिंग द एक्सेलरेटर, बट क्वेश्चन इज कि कार कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो अगर आप एक मारुति की बेसिक गाड़ी चला रहे हैं ऑल्टो, और एक तरफ आप समझ लीजिए कि आप सफारी चला रहे हैं, या फिर आप ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसमें ताकत बहुत है, फॉर्च्यूनर मान लीजिए, तो अब एक्सेलेटर पे पैर रखने पे गाड़ी कितनी तेजी से बढ़ती है। तो ऑल्टो में भी आप सेम स्पीड से पैर रखेंगे, गाड़ी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। और वही फॉर्च्यूनर अगर आप चला रहे हैं उसमें किस हिसाब से एक्सेलेटर पे पैर रखते हैं, तो गाड़ी का रिएक्शन क्या होता है। तो वही है कि ये लाइन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि डीपीआर एग्जामिनेशन में ना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक की जाती है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए मेरा एक 3 आवर्स की वर्कशॉप है जो एब्सोल्युटली फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो देख लेना, आपके काफ़ी काम आएगा। उसमें 360 डिग्री मैंने एक्सप्लेन किया है एग्जाम के बारे में। अब मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या होता है, मैं आपको पहले बेसिक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया, तो 5% से मान लो 4% कर दिया रेपो रेट। ठीक है, 5 to 4% कर दिया। अब जो बैंक के लोन होते थे, और बैंक का लोन मान लो कार पे लोन है 8%, तो 1% यहाँ कम होने से ये 7% हो जाना चाहिए। मतलब जो गैप है वो 3 का ही रहे, बैंक की कमाई आप इस हिसाब से समझ सकते हैं। बैंक अगर पैसा उठाता है 5% पे तो लोन दे सकता है 8% पे, और अगर बैंक आरबीआई ने कम कर दिया बैंक को पैसा देने वाले रेट को, तो यहाँ पे बैंक को भी आगे कम चार्ज करना है। काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, आगे भी और समझेंगे, पर ये सिंपल सा है, इसको यहाँ से समझते हैं।
तो आरबीआई कहता है कि मैंने अगर 100 बेसिस पॉइंट कम किया है, मतलब 1%, तो बैंक भी वही सेम करे। अब मान लीजिए किसी एक केस में ये चीज ऐसी नहीं होती, मतलब आरबीआई ने तो ये किया 5 से 4, बट बैंक ने 8% से उसको 7.5% कर दिया। मतलब यहाँ पे आरबीआई ने 1% 100 बेसिस पॉइंट कम किया, पर यहाँ बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट कम किया, आधा %। तो इसे कहते हैं कि ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं हुआ। तो जो इकोनॉमी में सोच के आरबीआई ने किया था, वो उसका इंपैक्ट यहां नहीं दिखने वाला। तो द प्रोसेस थ्रू विच पॉलिसी रेट्स अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट एंड इन्फ्लेशन। रेपो रेट और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मेनली ग्रोथ और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। ट्रांसमिशन के चैनल क्या है? इंटरेस्ट रेट का चैनल है रेपो रेट, लैंडिंग रेट, मतलब लैंडिंग मतलब जिसपे पैसा उधार दिया जाता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट चैनल क्या है? टाइट पॉलिसी बनाओ, टाइट पॉलिसी मतलब रेट बढ़ा दो तो लिक्विडिटी, तो लोअर लोन अवेलेबिलिटी हो जाती है, मतलब लिक्विडिटी कम हो जाती है। एक्सचेंज रेट चैनल है क्या? रेट कट कर दिया तो रुपी वीक हो जाता है और हायर एक्सपोर्ट हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब पर डॉलर अगर 80 रुपये मिल रहा है तो पर डॉलर 90 मिलेगा, तो लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। एसेट प्राइस चैनल क्या है? पॉलिसी, स्टॉक एंड हाउसिंग मार्केट, वेल्थ इफेक्ट, ये एसेट प्राइस से ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक्सपेक्टेशन चैनल पे, जैसे फॉरगर गाइडेंस, इम्पैक्ट्स, बिजनेस कॉन्फिडेंस, मतलब आरबीआई का गवर्नर कुछ बोल दे मीडिया में आके, उसके कुछ एक्शन हो, कोई पॉलिसी हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसके थ्रू यहाँ पे बोला जाता है। अब ये चैनल को आपको सोचना है कि ये सारे चैनल ना पाइप की तरह है, ठीक है, कहीं लीक है किसी से ज़्यादा, वो इंडिया की रियल प्रॉब्लम है। तो लीक हमको समझना है और उसके हिसाब से। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब आरबीआई की पॉलिसी का टूल किट है। टूल किट क्या है? मतलब पॉलिसी बन गई, कॉन्सेप्ट समझ गए, बट पॉलिसी के टूल्स क्या है? जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो बैट और बॉल टूल्स होते हैं, वैसे ही आरबीआई खेलेगा कैसे, करेगा कैसे? सो हाउ आरबीआई कंट्रोल्स लिक्विडिटी एंड क्रेडिट फ्लो। ठीक है, तो ये आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये टाइप है, ये फंक्शन है, और ये उनका एक छोटा सा डेटा फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला है रेपो रेट, क्या है टाइप? क्वांटिटेटिव टाइप है, मतलब नंबर्स के साथ खेलता है। ये मेन पॉलिसी है जिससे आरबीआई सब कुछ कंट्रोल करता है। आज की तारीख में ये 6.5 से घट के 5.5 चल रहा है अभी करंट में, जिस डेट पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर रिवर्स रेपो है, क्वांटिटेटिव है, अगेन एब्जॉर्व करता है लिक्विडिटी को, मतलब जब भी आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा है उसको खींच लो, क्योंकि ज़्यादा पैसा इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए रिवर्स रेपो यूज़ किया जाता है। अभी जब से इन्हें एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लाया है, तब से इसको इनएक्टिव ही चल रहा है। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एसडीएफ दोनों मैंने आपको बताया, ये भी क्वांटिटेटिव टूल है। ये क्यों टूल है मैं आपको बताता हूँ। ये कॉरिडोर मैनेजमेंट के टूल है ना, और ये इनके लगभग पुराने 2024 लेवल के रेट है। अभी ये जो एमएसएफ है वो 5.75 है और एसडीएफ जो है वो 5.25 है। एमएसएफ एक पीनल रेट होता है जिसपे आरबीआई से ओवरनाइट के लिए पैसा उठाया जा सकता है, और एसडीएफ है जो अनसिक्योर्ड लोन की तरह काम करता है, मतलब नॉन कोलेटरल तरीके से आप आरबीआई को पैसा दे सकते हो। फिर आ जाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। ये भी एक क्वांटिटेटिव टूल है, मतलब नंबर्स के साथ खेलते हैं। ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए है, मतलब कोई भी अगर आपने बैंक खोला है तो इतना % पैसा आपको आरबीआई को देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का आपने बैंक बनाना चाहा, वो बैंक कहता है कि 4% अगर सीआरआर है तो 4% मतलब 4 करोड़ रुपए आप सीधा सीधा आरबीआई के पास रख दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप। तो अगर मान लो उसको मैं कम कर दूं 4 से 3%, तो 1 करोड़ रुपया फ्री हो जाएगा बैंक के लिए लोन देने के लिए। तो इस तरह से आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, और यही 4 की जगह उन्होंने 5 कर दिया, तो जो पैसा लोन के लिए अवेलेबल था वो वापस आरबीआई को देना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी और मनी सप्लाई यहाँ से कंट्रोल की जाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ये भी अगेन क्वांटिटेटिव टूल है। ओपन मार्केट में लिक्विडिटी ऑपरेशंस चलाते हैं, ये एक्टिव है, मतलब जैसे मार्केट में मान लीजिए लोग स्टॉक मार्केट में इधर उधर पैसा लगा रहे हैं, पर आरबीआई के पास चीज़ें नहीं आ रही है, आरबीआई को पैसे की ज़रूरत है, तो आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगा,
कि भाई ये बॉन्ड है 1000 रुपये का है, 900 रुपये में आज मिल रहा है, अगले साल आओगे पूरे 1000 ले जाना। बॉन्ड जो होते हैं जनरली डिस्काउंट पे ही बेचे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। लास्ट वाला डिफरेंट है, मोरल सुएशन एंड फॉरवर्ड गाइडेंस। ये क्वालिटेटिव, इकलौता क्वालिटेटिव टूल है, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करता है एक्सपेक्टेशन। जैसे इस बार जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने अंदाज़ा लगाया था कि रेट कट नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी कट हुआ, इधर कट हुआ, तो नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, और रेट कट करते तो शायद इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ जाते। तो उनके स्पीच से, उनके एमपीसी की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मिनट्स होते हैं, उनको पढ़ के क्या फील होता है, तो उससे ये एक क्वालिटेटिव टूल है, ठीक है। सो द पॉलिसी रेपो रेट इज जस्ट द हेडलाइन। आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ हेडलाइन है, पर आरबीआई का जो रियल कंट्रोल है ना, वो लिक्विडिटी एक्सपेक्टेशन से चलता है, कैसे वो उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब ट्रांसमिशन इन एक्शन को समझते हैं, क्या होता है एम्पेरिकल डेटा के साथ, रियल लाइफ डेटा। डज रेपो रेट रियली अफेक्ट लेंडिंग रेट? अब ये सवाल है कि क्या सही में अफेक्ट करता है, तो आंसर उसका सही है। अगर आप ये पीरियड में देखेंगे तो रेपो रेट बढ़ा था 250 बेसिस पॉइंट से, 250 बेसिस पॉइंट मतलब 2.5%, सिंपल। और उसका जो वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट थे वो भी बढ़ गए थे, पर वो सिर्फ इतने से बढ़े थे। तो इसका मतलब है पार्शियल ट्रांसमिशन हुआ था, तो रेट बढ़े, लोन महंगे हो गए। लोन महंगे मतलब लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। आरबीआई ने तो बढ़ा दिया, पर बैंकों ने उतना नहीं बढ़ाया, और ऐसा होता है, आरबीआई कम करता है तो बैंक भी उतनी जल्दी कम नहीं करते। सो फास्टर ट्रांसमिशन होता है न्यू लोन्स में ड्यू टू एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, मतलब रेपो रेट से लिंक है बैंक के लोन्स, इसीलिए फास्टर ट्रांसमिशन होता है, और ये सरकार करना चाह रही है। फिर आ जाते हैं टर्म डिपॉजिट रेट पे। तो जैसे आपने देखा, तो टर्म डिपॉजिट रेट भी बढ़े। टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी के रेट, आरडी के रेट, ऐसा फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं। सो उन्होंने बेटर पास किया जो बेनिफिट आरबीआई उनको दे रहा था। फिर आरबीआई की रिपोर्ट देखते हैं 2024 अक्टूबर की, ट्रांसमिशन इंप्रूव्ड पोस्ट 2019, बट अभी एसिमेट्रिक है अगर हम बैंक्स की बात करें, सेवरल बैंक्स में, ठीक है। सो व्हेन रेपो रेट राइजेस, बैंक्स डोंट रेज योर लोन रेट इमीडिएटली, दैट्स अ फ्रिक्शन। तो जब वो रिएक्शन क्विक नहीं है, जैसे हम ट्रांसमिशन कह रहे हैं शुरू से, तो प्रॉब्लम होती है, और आरबीआई उससे परेशान होता है कि मैं पॉलिसी में चेंज कर रहा हूँ पर इकोनॉमी में चेंज नहीं दिख रहा है। आगे मैं आपको डीईपीआर एग्जामिनेशन के लिए एक बोनस स्लाइड भी है, वो आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि जब आरबीआई परेशान होता है तो आरबीआई क्यों परेशान हो रहा है, क्या कारण है उसके, क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस है। अब जब भी बैंक को बोलो कि आपको ज़्यादा लोन देने हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, बैंक अभी करंट में ही एनपीए फेस कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब एक मैं अगर बैंक हूँ तो मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ तो वो मेरा एसेट है, क्यों, क्योंकि उससे बैंक की कमाई हो रही है। तो मैंने अगर 100 रुपये किसी को उधार दिया और अगले साल मुझे 110 मिलने वाला है, तो वो मेरा एसेट है, वो मुझे मिलेगा, जिससे बैंक चलेगा। पर एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मैंने किसी को 100 रुपये दिए, 110 अगले साल मिलने थे, पर वो 100 लेके ही भाग गया, या 100 में से 30-40 वापस किया उसने, पर फिर बाकी के वापस नहीं कर पाया। इस वजह से कैपिटल कंस्ट्रेंट आ जाता है, और बैंक्स हेजिटेट करते हैं कि हम अग्रेसिवली लैंडिंग करें या नहीं करें। हेजिटेट करते हैं मतलब नहीं करना चाहते। स्मॉल सेविंग स्कीम का क्या है कि भाई स्मॉल सेविंग स्कीम में फिक्स रिटर्न ज़्यादा आ जाते हैं, तो लोग वहाँ डाल देते हैं, पर वहाँ पैसा लॉक हो जाता है और बैंक उसको कई बार यूज़ नहीं कर पाता। फिर डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वही मैक्सिमम है, ज़्यादातर लोन उन्हीं से लिए जा रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उनका ज़्यादा है। ऑल तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी अच्छा कर रहे हैं, बट अभी भी डोमिनेंस है पीएसबी का। फिर इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। 40% ऑफ टोटल क्रेडिट रेट इज सेंसिटिव, मतलब आरबीआई कुछ चेंज करेगा तो 40% क्रेडिट है जो इंडिया में, क्रेडिट इकोनॉमी, उसी पे इम्पैक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि बाकी आरबीआई के एम्बिट से बाहर हैं जो बोरोइंग चल रही है इनफॉर्मल तरीके से। फिर स्टिकी लैंडिंग रेट्स, अब लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उस पर रेट फिक्स है, तो आरबीआई कुछ भी कर ले, फिक्स तो रेट ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी को, रेपो रेट कितना ही हो जाए, है ना। तो बेस रेट की लेगेसी है कि भाई इससे नीचे नहीं जा सकते, या और कंपटीशन भी है, क्योंकि अगर सब रेट बढ़ा देंगे आरबीआई के रेपो रेट बढ़ने से, तो बैंक्स के भी तो कस्टमर चले जाएंगे। मान लीजिए आप कार खरीदने जा रहे हैं, एक आपको 8% पे दे रहा है, दूसरा 9% पे कार लोन दे रहा है, कार आपकी है, पैसे आपको ही देने हैं, तो आप 8% के साथ चले आओगे, इररिस्पेक्टिव कि भाई वो सरकारी बैंक से, प्राइवेट बैंक से, या कुछ भी है, ठीक है। सो इंडिया का जो ट्रांसमिशन लीक है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि अपनी जो बैंकिंग की पाइप्स है ना,
वो क्लॉग्ड हो जाती है, मतलब जाम हो जाती है स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से। अब रीसेंट रिफॉर्म समझते हैं कि कैसे रीसेंट रिफॉर्म्स कैसे इंप्रूव कर रहे हैं ट्रांसमिशन को। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी 2016 में। उससे क्या चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई, डेटा ड्रिवन होने लगा, इन्फ्लेशन के रेट से फिक्स हो गई चीज़ें, है ना। फिर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है, मतलब रेपो रेट, सिंपल रेपो रेट को बैंक के लोन के रेट से लिंक कर दिया, तब से चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं और ट्रांसमिशन क्विकर हो रहा है, जल्दी हो रहा है। फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ, जो मैंने अभी आपको समझाया था, वो नॉन कोलेटरल एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, लिक्विडिटी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब भी मार्केट में ज़्यादा पैसा है आरबीआई अपने पास ले लेता है, ठीक है। बेटर कम्युनिकेशन है, पहले कभी मीटिंग हो रही कभी नहीं हो रही, पर अभी बाय मंथली मीटिंग होती है, स्टेटमेंट्स आते हैं, एमपीसी के मिनट्स बनते हैं, गाइडेंस दिया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छे चेंजेस हुए हैं 2016 के बाद से, जिसमें बैंक, कॉरपोरेट्स, इकोनॉमी सबको फायदा हुआ है। फिर डेटा का स्नैपशॉट की बात कर ले तो ट्रांसमिशन टू न्यू लोन्स अगर आप देख सकते हो तो 70% है, और ये 30% था 2018 में। तो आप देख सकते हैं धीरे 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 चीज़ें हमारे देश में काफ़ी तेजी से इंप्रूव हो रही हैं। तो आरबीआई हैज टाइटन इट्स पॉलिसी प्लेबुक फ्रॉम सीक्रेसी, पहले खुद से बोल देते थे, अचानक से अनाउंस कर देते थे, टू सिस्टमेटिक सिग्नलिंग। मतलब आज मैं आपसे बोल सकता हूं कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट में रेट नहीं हिलेंगे, स्टैटिक ही रहने वाले हैं। रीजन उसका सिंपल है, आज मैं 1 नवंबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन आज मार्केट में ये है कि रेट एज इट इज ही रहने वाले हैं, क्योंकि अभी दिवाली और फेस्टिवल पीरियड में हमने काफ़ी ग्रोथ देखी। अब ये डीईपीआर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, मेंस और इंटरव्यू से रिलेटेड। अब फेज 1 से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो मैंने पास में बनाया हुआ है, आप आरबीआई डीईपीआर सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड दैट, ठीक है। हाउ टू यूज इन योर आंसर राइटिंग एंड इंटरव्यू। अब मेंस के क्वेश्चन देखते हैं, जो फेज 2 है, जिसे हम मेंस भी कह सकते हैं लूजली। फेज 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं, डिस्कस द इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या वाइटल है कि जब आप क्वेश्चन रीड करें ना तो ये डायरेक्टिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डिस्कस, एक्सप्लेन, क्रिटिकली इवैल्यूएट। अब यहां से बताइए, डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन इंडिया। अब क्या बताना है आपको, इफेक्टिवनेस। तो आप जब क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ लिक्विडिटी मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड पोस्ट एमपीसी फ्रेमवर्क। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया क्या डिफरेंस आया। क्रिटिकली इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग, मतलब जब ईबीएलआर से लिंक कर दिया गया तो ट्रांसमिशन इंप्रूव हुआ। अब ये सब इसके आंसर हैं, आपको पता है, पर क्वेश्चन को समझना है, क्या वो मांग रहा है, क्या वो पूछ रहा है एग्जैक्टली, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो कीवर्ड्स देखना, डायरेक्टिव्स देखना, यही हम आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर के आंसर राइटिंग सेशंस में भी बताते हैं। अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है पर विजिबल नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो जब आप उस पर कर देंगे तो आपको आंसर राइटिंग सेशंस का हाइलाइट्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं आंसर फ्रेमवर्क पे। हमेशा आपका आंसर इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन के हिसाब से होना चाहिए। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। So you have to define, explain significance, channels, data and reforms और structural challenges and suggestion। इसलिए कहता हूँ मैं कि अपने बैच के स्टूडेंट्स को भी और यूट्यूब पे भी जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं होता, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो इंट्रोडक्शन मस्ट बी इंडिकेटिव इन नेचर, मतलब वहाँ पे हमको सिर्फ इतना हाईलाइट करना है कि हमको क्वेश्चन समझ में आ गया एज एन एस्पिरेंट, और क्वेश्चन में लिखी हुई चीज़ों को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे मैं 10 आवर्स का आंसर राइटिंग सेशन लेता हूँ डीईपीआर के बच्चों के लिए, उनमें यही बताता हूँ कि भाई आपने जो क्वेश्चन में लिखा है वो एज इट इज रिपीट नहीं कर देना है। जैसे यहाँ मान लीजिए डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन इंडिया, अब आप लिख दो कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन इंडिया हैज बीन अमेजिंग एंड हैज बीन इम्प्रूविंग। अब आप रिपीट कर रहे हो, आपको कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, सीधा इफेक्टिवनेस पूछ रहे हो तो बोलना टू फॉर द इकोनॉमी टू एडजस्ट it is very vital that transmission should be as fast as possible and it has been growing in India। to the point, सीधी बात की। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो शुरुआत आप ऐसे करो कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ चैलेंज फॉर आरबीआई बट इन रिसेंट ईयर्स इट हैज बीन इंक्रीजिंग, गिव टू डेटा, डन, ठीक है। फिर इंटरव्यू टिप है कि आरबीआई का जो रोल है
रियल इन्फ्लेशन के साथ, ग्रोथ रेट के ट्रेड ऑफ के साथ, जैसे स्टिकी कोर इन्फ्लेशन के साथ, वो आप लिंक कीजिए, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। योर DEPR एज लाइज इन कोटिंग रियल RBI डेटा, इसलिए RBI की 3 रिपोर्ट है, उनको पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एनुअल रिपोर्ट, तीनों पढ़नी है, नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक थ्योरी। तो यहीं से आपकी एग्जाम बनता है। अब कंक्लूजन समझते हैं, द वे फॉरवर्ड, मतलब जब भी आप पढ़ें तो रेट चेंज हो रहा है, उसका क्या रियल इम्पैक्ट निकला है। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इंडिया इंप्रूविंग बट नॉट परफेक्ट, जो मैंने आपको आंसर का इंट्रोडक्शन करके बताया था। फोकस कहाँ पे होना चाहिए, बैंक को स्ट्रेंथन करना है उनकी बैलेंस शीट को, तो एनपीए नहीं रहेंगे तो वो अग्रेसिवली लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, मतलब अभी हम सरकार के बॉन्ड पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड पे इतना नहीं करते, पर जब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे भी भरोसा हो जाएगा तो वहां से भी आरबीआई के पास एक मोर स्ट्रेंथ आ जाएगी। फिर डेटा की ट्रांसपेरेंसी को और इंप्रूव करना है, स्पेशली जो क्रेडिट लिंकेजेस के साथ है। फिर आ जाते हैं रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट कंट्रोल इन स्मॉल सेविंग, तो काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, अननेसेसरी रेगुलेशंस हैं, उनको हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। कोट वर्दी लाइन जो आप एग्जैक्ट एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। पॉलिसी ट्रांसमिशन इज नॉट जस्ट मॉनेटरी, इट्स इंस्टीट्यूशनल, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इट इज इंस्टीट्यूशनल। सो व्हेन आरबीआई मूव्स द इकोनॉमी, व्हेन आरबीआई मूव्स, इकोनॉमी शुड मूव विथ इट, दैट्स अल्टीमेट टेस्ट ऑफ पॉलिसी क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब है आरबीआई की सुनी जाए, तब तो वो सही में क्रेडिबल पॉलिसी है। आरबीआई कुछ बोल रहा है पर उसका असर हो नहीं रहा है। आरबीआई डीईपीआर एग्जामिनेशन फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है। आपको अगर इसका सेल्फ असेसमेंट करना है ना, तो हमने आपके लिए एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट बनाया है, जिसमें आप खुद 40-50 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आप समझ जाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके बाद हमारा जो AI बेस्ड मॉडल है वो आपको रिपोर्ट बना के देगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या ज़रूरत है। उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। तो जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है या नहीं की है, वो इस असेसमेंट टेस्ट को दे सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लिंक ना मिले तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी सारे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी और भी वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।